Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to cover another important poetry for Delhi University, that is Memoriam by N. Michaels. तो देखते हैं क्या है इस पोएट्री में और किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. बहुत ही जल्दी मैं आपको इन 3 सब्जेक्ट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी जहां पर इजी डिस्क्रिप्शन है सभी टॉपिक्स की और पॉसिबल ऐसे क्वेश्चंस भी हैं अलोंग विद दिस वीडियो सीरीज. ये सभी आपके बहुत काम आएगा अपनी स्टडीज करने के लिए. बहुत पॉपुलर कैनेडियन नॉवेल हैं और अपनी राइटिंग्स के लिए जानी जाती हैं. पोइट्री में किस तरीके की वोकैबुलरी यूज़ करती हैं उसके लिए. फ्यूजिटिव पीसेस सबसे पॉपुलर वर्क है उनका. बहुत से अवार्ड्स जीत चुकी हैं इसके लिए. ऑरेंज प्राइज फॉर फिक्शन एंड गार्डियन फिक्शन प्राइज एंड लेनिन अवार्ड. 45 लैंग्वेजेस में उनकी ये बुक ट्रांसलेट की जा चुकी है. दैट फेमस इज द बुक. अब बात करेंगे मेमोरियम की. दिस इज पार्ट ऑफ द कलेक्शन ऑफ वेट ऑफ ऑरेंजेस. 1986 का कलेक्शन है. कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको शुरुआत यहीं से करनी है. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी राइटर का और थोड़ा सा इस राइटिंग का. पूरी पोइट्री जो है उसकी टोन मेलेंकोलिक और नॉस्टैल्जिक है. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुराना याद आता है. लॉस और ग्रीफ की बात होती है. पास्ट किस तरीके से हमारे प्रेजेंट के इमोशंस को शेप करता है, दैट वी कम टू understand after reading this poetry. It also reflects on how the absence of loved ones continues to influence mind and body. पोइट्री की फॉर्म के बारे में जानते हैं फिर पोइट्री समझेंगे. 8 स्टेंजास हैं टोटल पोइट्री में, लेकिन बिल्कुल रेगुलर नहीं है. एक स्टेंजा ऐसा भी है जिसमें 15 लाइन्स है और एक स्टेंजा ऐसा भी है जिसमें सिर्फ एक लाइन है. शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेंजा के साथ. इन लॉन चेयर्स अंडर स्टार्स ऑन द डॉक एट मिडनाइट, एंकर्ड बाय विंटर क्लोथ्स, वी लीन बैक टू रीड द स्काई, योर फेस वाइट इन द वूम लाइट, द लेक्स इलेक्ट्रिक स्किन. बिल्कुल शांत सी सेटिंग दिखाई गई है. मून की वार्म लाइट शो की गई है. लेक को कंपेयर किया गया है इलेक्ट्रिक स्किन के साथ, जो कि एक काम और मेडिटेटिव मूड रिफ्लेक्ट करती है. तो ये स्टेंजा टोन सेट करता है पूरी पोइट्री की. एस्टैब्लिश करता है एक एटमॉस्फेयर ऑफ कंटेम्पलेशन एंड इट इज शोन कि इट इज मिडनाइट एंड डार्क और एक लेक है वहां पर. मोस्ट प्रोबेबली देर आर 2 स्पीकर्स बिकॉज वी कहकर एड्रेस किया गया 2 और मोर देन 2. द 2 स्पीकर्स ये मान लेते हैं बहुत पैसिव हैं, रिक्लाइन होकर बैठे हैं किसी डॉक पर और गेज कर रहे हैं स्टार्स की तरफ. स्टार्स देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, स्काई देख रहे हैं. द मून्स वार्म लाइट एक तरीके की सेंस ऑफ सिक्योरिटी इवोक करती है, फर्टिलिटी इवोक करती है. ऐसा लगता है कि मून हमारे स्पीकर को प्रोटेक्ट करेगा. मून इज कास्टिंग अ सॉफ्ट ग्लो ऑन स्पीकर्स फेस. स्पीकर की फेस पर मून का ग्लो आ रहा है विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द लेक्स सरफेस. और ये पूरा एनवायरनमेंट कि डॉक पर बैठे हैं, आकाश को देख रहे हैं, मून लाइट है, मून का ग्लो स्पीकर्स के फेस पर आ रहा है और उस वाटर बॉडी पर भी आ रहा है. तो ये पूरा एनवायरनमेंट बड़ा ही काम और मेडिटेटिव मूड क्रिएट करता है विद द सेंस of emphasizing the present peaceful moment of reflection under the vast night sky. नाइट स्काई में किस तरीके से एक पीसफुल सिचुएशन है एट प्रेजेंट. नेक्स्ट स्टेंजा में हमारी पोएट बात करती हैं ल्यूस्टन की, विच इज अ बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन कनाडा एंड न्यूयॉर्क. एंड शी सेज, ड्राइविंग होम फ्रॉम ल्यूस्टन फुल एंड ब्लू द मून over one shoulder of the highway there, or in your kitchen at midnight, sitting anywhere in the seeping dark, we bury them again and again under the same luminous thumbprint. हमारी स्पीकर फिजिकली मूव कर गई हैं, लेकिन कुछ मेमोरीज हैं जिनसे दूर नहीं जा पा रही हैं. अगेन एंड अगेन वर्ड यूज किया ना उन्होंने मेमोरीज के लिए. तो मेमोरीज बहुत ग्लो करती हैं, मेमोरीज चमक रही हैं. इस स्टेंजा में बेसिकली इस स्टेंजा में पूरी सेटिंग्स शिफ्ट हो रही हैं. हमारी
स्पीकर की आउटडोर स्पेस से, उस डॉक से जहां वो बैठी थी वहां से शायद आ गई है। मून अभी भी प्रेजेंट है और मून सिंबलाइज कर रहा है किसी लॉस का एक रिमाइंडर की तरह। Speaker is moving between locations, driving home, sitting in the kitchen, suggesting that memories follow them everywhere they go. Memories ने उन्हें बिल्कुल envelop किया हुआ है, बिल्कुल अपने अंदर समेटा हुआ है। The phrase luminous thumbprint links the moon to the act of remembering. Luminous, मून भी ल्यूमिनस होता है, चमकता है। उसी तरीके से मेमोरीज भी आपकी लाइफ में चमकते हुए हमेशा प्रेजेंट रह सकती हैं। तो मून लाइट इज नॉट ब्रिंगिंग एनी ट्रैंक्विलिटी बट सम ग्रीफ्स एंड मेमोरीज। द डेड लीव्स आर स्टार्विंग विद माउथ्स फुल ऑफ लव। डेड, हमारी लाइफ से कोई जाता है तो एक अनफुलफिल्ड सी हंगर हमारे पास रह जाती है। वी आर ऑलवेज स्टार्विंग फॉर द लव, स्टार्विंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन जिसके जाने ने हमारी लाइफ में एक वॉइड, एक शून्य छोड़ दिया है। तो ये छोटा सा स्टैंजा, एक छोटी सी लाइन, इट ब्रिंग्स द पैराडॉक्स ऑफ अ ग्रीफ एंड इंटेंस लव फॉर द डिपार्टेड। हमारे दिल में बहुत प्यार है उस डिपार्टेड के लिए, लेकिन उसके जाने की वजह से देयर इज अ प्रोफाउंड एम्प्टीनेस इन आवर लाइफ। अगली पैराग्राफ पर जाने से पहले आपको एक इल्यूजन समझना होगा जो कि बाइबल का एक पार्ट है। बाइबल में एक कैरेक्टर है लॉट और उनकी वाइफ का नाम मेंशन नहीं किया गया बाइबल में। उनकी वाइफ एक सॉल्ट पिलर में टर्न हो जाती हैं, जबकि गॉड्स ने उनको मना किया होता है। शी स्टेज टू सी द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोडोम एंड गोमोरा even though God had warned her not to। और उनका जो act of looking back है ना, सिर्फ उसे समझना है हमें, that symbolizes longing for sinful past and the punishment shows what can happen जब लोग refuse कर देते हैं move on होने से। In the Bible, Lot's wife is a figure mentioned in the Genesis number 19 book, the book of Genesis बोला जाता है इसको। This describes how she became a pillar of salt after she looked back at Sodom. Or this is considered to be looking taboo in mythology and folklore। आप किसी पुरानी चीज को अगर बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं तो that means कि you are not able to move on और कुछ ना कुछ punishment आपको उस चीज की मिलेगी। देखिए ये फोर्थ पैसेज जो है इसमें 15 लाइन्स है। मेजरली यहाँ पर हम उसी इल्यूजन के बारे में बात करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया और किस तरीके से मेमोरीज को स्टोन से कंपेयर किया जा रहा है। स्टोन, सॉल्ट, बिकॉज लॉट्स वाइफ वॉज कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट। स्टोन सिंबलाइज करता है परमानेंस ऑफ ग्रीफ, परमानेंस ऑफ पेन। सॉल्ट इवोक करता है बिब्लिकल रेफरेंस टू लॉट्स वाइफ एंड इरिवर्सिबल पास्ट। साथ ही साथ जूइश इमेजरीज भी यूज की गई हैं, किस तरीके से होलोकॉस्ट ने पर्सनल ग्रीफ दिए हैं पूरे ही वर्ल्ड को। तो ये पूरा स्टेंजा जो है, फोर्थ स्टेंजा, वो डिस्क्राइब करता है डिस्टर्बिंग इमेजेस जो कि सेंस ऑफ लॉस्ट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती हैं। स्टोन्स आर सॉल्ट refers to the biblical story of Lot's wife who turned into a pillar of salt। सिंबलाइज करता है इरिडीमेबल पास्ट एंड इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लुकिंग बैक। स्पीकर का जो ग्रीफ है दैट इज इलस्ट्रेटेड थ्रू मेनी पावरफुल इमेजेस लाइक द इमेजेस ऑफ जूइश ग्रेवयार्ड। इस तरीके की इमेजरी भी यूज की गई। जूइश ने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड को एक ग्रेवयार्ड में कन्वर्ट करके रख दिया था। द मेंशन ऑफ अ हॉलोकॉस्ट ग्रेवयार्ड connects the personal grief with historical tragedy। Time does little to ease the pain। Memories are always there or memories are a constant reminder of loss। फाइनल लाइन देखिए इस पैसेज की कितनी हार्ट टचिंग है। वी आर ऑफन वन बाय वन, वी आर ऑफन वन बाय वन एम्फेसाइज करता है कि ग्रीफ कितना आइसोलेट कर देता है हर इंसान को एक एक करके। फिजिकली लोकेशन फिर से चेंज हो गई। ऑन द बीच एट सुपीरियर यू फाउंड मी वेयर आई हैड बीन फॉर आवर्स, कट बाय द लेक्स शार्प रिम you stopped a dozen feet from me। What passed in the quiet said,
आई हैव नथिंग टू गिव यू। अब हमारी स्पीकर ऐसी लग रही है कि फिजिकली बहुत ही डिस्टेंट है अपने आसपास के लोगों से, और आसपास के लोग उन्हें ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आसपास के लोगों के पास कोई कंसोलिंग वर्ड्स नहीं है। फिजिकली शायद उनके साथ प्रेजेंट है, लेकिन इमोशनली दो स्पीकर्स के बीच में बिल्कुल एक शून्य आ चुका है, एक वर्ड आ चुका है। इस स्टेंजा के लिए हम बर्च ट्री को समझेंगे। बर्च ट्री बिल्कुल वाइट होता है, नॉट द कन्वेंशनल ब्राउन ट्री। एट डस्क बर्च फॉरेस्ट इज अ शो ऑफ बोन्स, बिल्कुल बोन्स की तरह नजर आ रहा है। आई पुल्ड स्टोन्स फ्रॉम अर्थ्स ब्लैक पॉकेट्स, felt the weight of their weariness, worn, exhausted from their sleep in the earth, I've written on my skin with their black sweat. बर्च फॉरेस्ट देखिए यहाँ पर सिंबलाइज करें डेथ और लॉस की, क्योंकि बर्च फॉरेस्ट को बोन से कंपेयर किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सी बोन्स किसी जंगल में प्रेजेंट है। स्टोन्स पुल्ड फ्रॉम अर्थ्स ब्लैक पॉकेट्स पेनफुल मेमोरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। शायद कहीं ना कहीं अर्थ में से कुछ पुराने ग्रीफ्स, कुछ पुराने दुख निकाल कर लाए गए हैं। वॉन स्टोन सिंबलाइज करता है कि ग्रीफ किस तरीके से पार्ट ऑफ बॉडी बन जाता है ऑफ द पर्सन जो कि मॉर्न कर रहे हैं। तो ये स्टेंजा हमें नेचर के पास तो लेकर जाता है, लेकिन इमेजरी ऑफ birch tree and stone is again used to symbolize the weight of the past pain, past grief. The shore of bones एक haunting image represent करता है, white color evoke करता है death और loss. Worn stones ये term use किया गया। तो वॉन स्टोन क्या सिंबलाइज करते हैं कि ग्रीफ किस तरीके से हमारे मॉर्नर की लाइफ का पार्ट बन गया। वॉन यूज किया गया पत्थरों के लिए, पत्थर भी थक चुके हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारी मॉर्नर के अंदर वो पेन इतना ज्यादा आ चुका है कि शी टेक्स द बर्डन ऑफ दैट मेमोरी, दैट ग्रीफ ऑन हर बॉडी एंड साइकोलॉजी। मून, स्टार, कितनी सारी चीजें दिखाई गई हैं। हर नेचर की हर चीज हमारी मॉर्नर को यही सिंबलाइज करती हुई लग रही है कि पास्ट की कोई मेमोरी कॉन्स्टेंटली अभी भी प्रेजेंट है। I have nothing to give you, nothing to carry, some words to make me less afraid to say you gave me this. Memory insists with its sea voice muttering from its bone cave. Memory wraps us like the shell wraps the sea. Nothing to carry, some stones to fill our pockets to give weight to what we have. तो ये है हमारा फाइनल स्टेंजा। यहाँ पर हमारे स्पीकर उसी फैक्ट को रिपीट कर रही हैं कि उनके पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है। Memory insists with its sea voice shows the inescapable and overwhelming presence of memory. तो मेमोरी ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र की आवाज की तरह मेमोरी हमारे पास आ रही है। नथिंग टू गिव यू, किसी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेमोरी इज रैप लाइक द शेल रैप्स द सी। मेमोरी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में पूरी तरीके से आ चुकी है, प्रेजेंट है और कहीं नहीं जाने वाली। कॉन्स्टेंटली हमारे स्पीकर को अपनी हर सराउंडिंग, अपनी पुरानी किसी चीज की, पुरानी किसी पेन की, पुरानी किसी ग्रीफ की याद दिला रहे हैं, और मेमोरी ने कंप्लीटली हमारी स्पीकर के माइंड को कैप्चर किया हुआ है। तो फाइनल स्टेंजा है ये, स्पीकर रिपीट्स द सेंटिमेंट ऑफ हैविंग नथिंग टू गिव यू। ये रीइंफोर्स करता है इमोशनल एम्प्टीनेस कॉज्ड बाय द ग्रीफ ऑफ द स्पीकर। तो देखते हैं ओवरऑल हमारी पूरी पोइट्री का थीम क्या है, और यही थीम आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से आएगा। पीडीएफ में आपको डिटेल में आंसर्स मिल जाएंगे। नेचर ऑफ मेमोरी बेसिकली पूरी पोइट्री में दिखाया गया है। वैसे तो हम कहते हैं ना कि टाइम के साथ साथ हर ग्रीफ चेंज हो जाता है, टाइम इज ऑफन सीन एज ए हीलिंग फोर्स, लेकिन हमारी पोइट्री कह रही है कि टाइम पावरलेस है, किसी भी सफरिंग को ईजी नहीं बनाता है। Instead of providing relief, time causes the mind to revisit the past repeatedly. बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी ग्रीफ के बाद उस ग्रीफ से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। दैट इज नॉट द ट्रबल विद द पीपल। हर एक के इमोशंस डिफरेंट होते हैं। पोएट्री इलस्ट्रेट करती है कि मेमोरीज कैसे, स्पेसिफिकली दोज ऑफ लॉस्ट लव्ड वंस,
परसिस्ट करती है और हमारे प्रेजेंट को हमेशा शेप करती रहती है। लाइन देखी ना कितनी खूबसूरत थी। द डेड लीव अस स्टार्विंग विद माउथ्स फुल ऑफ लव। एक अनफुलफिल्ड लॉन्गिंग, जो इंसान चला जाता है और हमारी लाइफ को इनकम्प्लीट छोड़ जाता है, उसके लिए एक अनफुलफिल्ड लॉन्गिंग हमेशा बनी रहती है और हमेशा प्रेजेंट रहती है। इट कैनॉट बी इरेज्ड। सेमेस्टर 5 के सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं DSC 13, 14 एंड 15 के लिए। बट आफ्टर अ वीक ये क्लासेस अवेलेबल नहीं होंगी क्योंकि इट विल बी टफ टू कवर द टॉपिक्स दैट आर देयर इन योर सिलेबस। बहुत ही वास्ट सिलेबस है। नियर बाय योर एग्जाम यू कैन अप्रोच टू गेट द PDFs फॉर प्रेपरेशन।